Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing good. So today I'm posting a video again, and I'm discussing about the Mumbai consulate. So mainly I'm talking about South Zone right now, और जिसका अगर कल देखें तो इसमें ड्रॉ हुआ होगा एक। अगर आप लोगों के पास एक ईमेल आया तो दैट मीन्स उन लोगों ने कल ड्रॉ कर दिया। अदरवाइज बहुत सारे लोग कमेंट में ऐसा कह रहे थे कि जो येलो ड्रॉ है पोस्टपोन होने वाला है। देन जो नेक्स्ट ड्रॉ होगा दैट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 7th of December। तो अगर ईमेल आ गया तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और अभी नई ईमेल आया तो एक बार अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप चेक कर लो। जो भी आपका नंबर है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपकी, एक बार आप उसमें चेक करके आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। अगर कल ईमेल आया तो सही है, अदरवाइज एक बार अपना स्पैम फोल्डर, जो भी आपका स्पैम फोल्डर है या फिर आपका जंक फोल्डर जो भी है, वहाँ पे ईमेल आया तो दैट मीन्स जो आपका ड्रॉ हुआ था कल। और अगर हुआ तो कमेंट सेक्शन में एक बार पिन करके मेरे को बता देना, ताकि और सारे लोग हैं जिस पे ईमेल नहीं आया। और ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब ड्रॉ होता है बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनके पास ईमेल नहीं जाता है। तो इस सिनेरियो में आप एक बार कमेंट सेक्शन में आप एक बार कमेंट कर देना। अदरवाइज ऐसा होगा जिसके पास ईमेल नहीं आया होगा तो या तो फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, अदरवाइज दिल रीच आउट टू द एम्बेसी कि उनके पास ईमेल क्यों नहीं आ रहा। और अगर जिसको भी अपॉइंटमेंट मिला है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर इसको अपॉइंटमेंट, अगर कल ड्रॉ हुआ है अपॉइंटमेंट मिल गया तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्यूमेंटेशन अपना प्रॉपर करो। अगर आप मुंबई कॉन्सुलेट की बात करें तो लास्ट वाले टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उन्हें मुंबई कॉन्सुलेट से अपॉइंटमेंट मिली है और बहुत लोगों का वीज़ा भी लगा है, रिजेक्शन भी आए हैं। और जिसका रिजेक्शन आया तो मेनली अगर पॉइंट्स की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल द पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, अगर चेक जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर आता है, आप जैसे आप सबमिशन करते हैं, अगर आपका रिजेक्शन आता है तो एक रिफ्यूज़ल लेटर आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें एक टिक मार्क लगे रहते हैं चेक बॉक्स के अंदर। अब बहुत लोगों का 10 नंबर का रिजेक्शन आ रहा है, 8 नंबर का आ रहा है। सो दैट मीन्स 10 नंबर वाला रिजेक्शन अभी देखा था, किसने मेंशन भी किया था, मास में आ रहा है वैसे। अगर जैसे ऐसा होता है कि 100 कैंडिडेट सबमिशन, जैसे 40 कैंडिडेट ने सबमिशन करा और उसमें वो लोग अगर 5 लोगों को वीज़ा दे रहे हैं और बाकी जो 35 कैंडिडेट है उसमें ऐसा होता है सब, अगर किसी किसी के डिफरेंट रिजेक्शन आते हैं, जैसे कोई बैंक स्लिप नहीं लगाएगा तो बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा तो 3 नंबर में रिजेक्शन दे देते हैं वो लोग। और या फिर किसी के अदर डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अकोमोडेशन लेटर मिसिंग होता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, तो फिर उसके हर जो पॉइंट है डिनोट करता है एवरी, देयर आर सो मैनी थिंग। जो पहला वाला आता है आपका, अगर पासपोर्ट है, पासपोर्ट में वैलिडिटी नहीं है तो पहले नंबर का आपको आ जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर आप चेकलिस्ट के अंदर देखेंगे तो अगर आपको जो रिफ्यूज़ल लेटर आता है उसमें सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। और जो मेनली आता है 10 नंबर 8 नंबर जो रिजेक्शन है, 10 नंबर था अब 8 हो गया पहले, जो 10 नंबर का रिजेक्शन होता है वो इंटेंट टू स्टे वाला आता है। अगर आपकी प्रोफाइल, जो भी आप फाइल सबमिशन करते हैं, स्ट्रांग है और 40 कैंडिडेट ने सबमिशन करा और 5 ही कैंडिडेट को उन लोगों ने वीज़ा देना है, तो बाकी जो कैंडिडेट होता है, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, अगर जिसकी सारी प्रोफाइल स्ट्रांग है और सारे डॉक्यूमेंट सही है तो उसमें उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है जिसमें वो लोग दे देते हैं इंटेंट टू स्टे वाला रिजेक्शन दे देते हैं, जिसमें वो लोग कहते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट है इसको देख के लगता नहीं है कि आपका इंटेंशन वहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करने का है, और एक बार आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा देन आप वीज़ा जैसी एक्सपायर होगा फिर आप अपने होम कंट्री नहीं आएंगे, वहीं पे इलीगली आप वहाँ पे रहेंगे। ऐसा वो होता है जो ऐसा इंटेंशन डिनोट करता है, तो उसके लिए कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं। तो अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं, मतलब उनका जो मेनली जो आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हैं तो इसका इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कोटा फुलफिल हो जाता है। जो रिमेनिंग कैंडिडेट होते हैं सब, अगर किसी के कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसको उस नंबर पे रिजेक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज इंटेंशन वाला अगर आपका रिजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग थी, उनके पास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप क्या करते हो, एक बार आपको रीअपील करने का ऑप्शन मिलता है इसमें, 14 दिन के अंदर आपको सबमिशन करना होगा, 14 days, यू हैव टू डू द सबमिशन विद इन 14 days। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो आपका जो एक मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये आपको ईमेल मंगाना पड़ेगा आपको। जो आपका कंपनी होती है जो आपको हायर कर रही है, कंपनी आपको एक ईमेल पे पूरा मेंशन करके देती है कि आपका इंटेंशन जेन्युइन है, और आप जैसे वो आपका वो वीज़ा ख़त्म होगा तो फिर आप अपना जो होम कंट्री है वहाँ पे दोबारा रिलोकेट कर दोगे और वहाँ पे इलीगली आप स्टे नहीं करोगे, और उनको आपके रिक्वायरमेंट है, जो आपके स्किल्स हैं वो मैच होते हैं, ऐसा पूरा एक कुछ फॉर्मेट में ईमेल में पूरा मेंशन करके बताते हैं वो लोग। सो जो आपका इंटेंशन है उसको ही सपोर्ट करते हैं वो लोग। और ईमेल, एक एम्बेसी को ईमेल मार्क करते हैं, एक आपके पास ईमेल आएगा और आपको जो आपके पास ईमेल आया आपको उसका प्रिंट आउट लेके वहाँ पे जाना पड़ता है 14 days के अंदर। और इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप लगा सकते हैं अपने प्रॉपर्टी के कागज, और बिजनेस है तो बिजनेस के कागज लगा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट यू कैन शो। एंड जो एफिडेविट है उसका मैंने फॉर्मेट बनाया, उसमें आप बहुत सारी चीज़ मेंशन करते हैं, जैसे आपका आप इस कंपनी में इसमें जा रहे हैं, जैसे आपका वर्क परमिट खत्म होगा तो आप
अपना इंडिया वापस आएंगे और आप यू आर द ओनली सन, अगर आप इकलौते अपने परिवार में इफ़ यू आर द ओनली सन, इन दैट केस यू कैन मेंशन दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू आर द ओनली पर्सन अर्निंग इन दैट पर्टिकुलर। आप जैसे ही अगर आप वर्क परमिट खत्म होता है तो आप दोबारा अपने होम कंट्री में वापस आएंगे, ऐसा आप पूरा मेंशन करके देते हैं। और उसमें आप शो कर सकते हैं, मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है इसका पर्टिकुलर। अगर आप पुरानी वीडियोस है गूगल प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो रिजेक्शन वाले में मैंने पूरा मेंशन करके बता रखा है, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लो। उसमें फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा करना, जो आपका एजेंट है, एजेंट से एक बार आप बात कर लेना। अदरवाइज जो आपका एजेंट है जिसने आपको वर्क परमिट प्रोवाइड किया है वो आपको एक पूरा फॉर्मेट बता देगा कैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन करना है। अगर जो आपका एजेंट है वही आपको, मेरे को लगता है, कोऑर्डिनेट करके जो आपकी कंपनी है उससे बात करेगा और आपका क्या करता है कि जो 14 डेज़ के अंदर जो भी आपका वहाँ से ईमेल मंगाता है वही मंगाता है कोऑर्डिनेट करके। तो एक बार उससे बात कर लो, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरे प्रिपेयर करके पूरे प्रोवाइड कर देगा और आपको गाइड भी कर देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर डोमेन में। एजेंट, मेरे को लगता है अगर किसी ने भी अभी वर्क परमिट मंगाया तो एजेंट के थ्रू ही मंगाया होगा, तो उनसे कोऑर्डिनेट कर लो एक बार आप, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बता देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से आपने मंगा रखा है तो उनसे भी कोऑर्डिनेट करो, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड द सेम डॉक्यूमेंट्स। और मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने डायरेक्ट कंपनी से, तो खैर किसी ने नहीं लिया होगा, जो वर्क परमिट मिलते हैं सारे एजेंट के थ्रू ही मिलते हैं और कंपनी डायरेक्ट किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करती। बहुत कम सिनेरियो होते हैं, बहुत बिग फॉर्म्स हैं वो, ऐसा बहुत अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो बहुत रेयर चांसेस में होते हैं जो अपने कोई भी एम्प्लॉय को हायर करती हैं और वो उनके बिहाफ में वर्क परमिट वगैरह प्रोवाइड करती है। अगर आपका कंपनी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है तो यू कैन रीच आउट टू देम एज वेल, दे लेट यू नो अबाउट दिस थिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड है, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। और इसके अलावा एम्बेसी में ईमेल कर देना। अगर वो लोग कहते हैं डमी टिकट नहीं आपको, मेरे को लगता है प्रोवाइड करने पड़ेंगे डमी टिकट, और आपका जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपका, अगर वो लोग कहते हैं कि आपको नया प्रोवाइड करना तो एक बार उनको रीच आउट कर लो। ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है तो फिर उसमें चेंज करना पड़ता है डेट्स का, तो ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इंश्योरेंस और अपना डमी टिकट चेंज करने से पहले डमी टिकट भी करना ही पड़ेगा क्योंकि डेट का बहुत फ़र्क आ जाता है उसमें, एक महीने बाद का आपका डेट वगैरह हो जाता है। अगर आप एक बार उनसे रीच आउट करके एक बार पता कर लेना कि रिक्वायर्ड है डेट, अपना इंश्योरेंस और डमी टिकट दोबारा रिक्वायर्ड है, एक बार उनसे पता कर लेना। अगर वो कहते हैं कि आप चेंज करके लाओ तो आप चेंज कर लेना, अदरवाइज अगर वो लोग कहते हैं कि आप सेम ही शो करो तो आप सेम शो कर, अगर वो लोग कह रहे हैं देन यू कैन शो दैट, पर एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना, बीएफएस में कॉल करके पता कर लो या फिर अदरवाइज एम्बेसी में एक बार कॉल करके आप इस चीज़ को कंफर्म कर लो। सो दिस इज़ द मेन थिंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको लेके जाने पड़ते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम होता है, कभी भी नहीं जाना वहाँ से, क्योंकि जो रिपील वाले केस होते हैं 14 दिन के अंदर आपको सबमिट करने पड़ते हैं। और द अदर थिंग इज देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम विंडो फॉर दैट, 3 से 4, 4 से 5 एक पर्टिकुलर टाइम विंडो होती है। अगर आप मुंबई कॉन्सुलेट का देखें तो उन लोगों ने भी अपना मेंशन करके बता रखा होगा यहाँ पे, अदरवाइज एक बार ईमेल और फ़ोन करके आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं अगर आपका रिफ्यूज़ल आया। अगर आप जिस दिन कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, तो उस दिन आप एक काम करना, उनसे पूछ लेना कि कितने टाइम पे आप ऑपरेट कर रहे हैं और नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर कोई हॉलीडे तो नहीं है। अगर हॉलीडे वाले दिन जाओगे सबमिशन आपका नहीं होगा, और जो नॉर्मल टाइमिंग्स में भी अगर आप जाओगे 10 से 11, 11 से 12, तो उस टाइम पे वो लोग सबमिशन नहीं करते। तो रिपील वाले केस का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, सो यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर टाइम, और ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है। अदरवाइज अगर मैं प्रोसेस के बारे में अगर आप फर्दर बताऊँ तो वीएफएस का अभी अपॉइंटमेंट का इन लोगों ने कुछ बताया नहीं है, एक बार लॉगिन करके दोबारा आपको चेक करके बता देता हूँ क्या सिनेरियो है। अदरवाइज जो आपका कॉन्सुलर इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है वीज़ाज। सो हेयर यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस, यू हैव टू क्लिक ऑन टाइप डी, नेशनल वीज़ा, हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। जैसे ही अगर आप यहाँ वेबसाइट में क्लिक करते हैं तो इंटरफेस आपको रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे आप चेक करते रहना। ये अभी न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए शो कर रहा है, पर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी न्यू दिल्ली वाले को तो आपको वीएफएस में रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आप मुंबई का देखें, मुंबई वाले वेबसाइट में क्लिक करो तो यहाँ पता चल जाएगा। अभी भी इन लोगों ने वीएफएस में आउटसोर्स नहीं करा, अदरवाइज आप पे जो कल ईमेल आई होगी, ईमेल में आपको बताया होगा कि नेक्स्ट ड्रॉ कब होने वाला है, जो आपका नेक्स्ट ड्रॉ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अदरवाइज मैं अभी यहाँ से भी शेयर कर देता हूँ। अभी मुंबई का कुछ बता नहीं रखा है, अगर मुंबई का वीएफएस अब एम्बेसी के थ्रू भी होता है तो अभी ठीक ही चल रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा, पीपल आर गेटिंग अपॉइंटमेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर ड्रॉ सिस्टम। अगर यहाँ पे देखें नेशनल वीज़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सो है वी आर गेटिंग ऑल द ऑप्शंस। एक मिनट है, कैप्चा कोड क्लियर कर लेते हैं, देन विल लॉग इन। वेरीफाई हो गया है।
टाइप नेशनल वर्क वीज़ा मुंबई, तो इन लोगों ने यहाँ मेंशन करके दे रखा है। जो आपका नेक्स्ट ड्रॉ होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 12 दिसंबर, 7 तारीख को दूसरा ड्रॉ होने वाला है। इसके अलावा जो डेट्स यहाँ पे मेंशन करी हैं इन लोगों ने, देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 18, 19, तो ये अलग ड्रॉ की भी हो सकती हैं, अलग अलग कैटेगराइजेशन है। नेशनल वर्क वीज़ा का 7 तारीख को दूसरा ड्रॉ होने वाला है, और जो अलग ड्रॉ मेंशन कर रहे हैं ये अलग कैटेगराइजेशन के हो सकते हैं। अदर कैटेगरीज में अगर यहाँ पे देखो नेशनल डिपेंडेंट वर्क, पीएचडी और स्टडी, अलग अलग जो कैटेगराइजेशन है उनके ड्रॉ होते हैं, तभी ये सारी डेट यहाँ पे मेंशन करे रहते हैं। और जो आपके लिए है, आपके लिए अभी 7 तारीख को दूसरा ड्रॉ होने वाला है, आपको वेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर वीएफएस का अपडेट होगा तो आप यहाँ पे साइट ओपन करोगे तो वीएफएस के होम पेज में आपको रिडायरेक्ट कर देगी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।